Welcome everyone to AJ classes. Today we will be doing a leftover portion from modern history, the revolt of 1857, very important topic. So without wasting any further time, let's begin with the first cause, which says the political causes. As you can see from the screen, the doctrine of lapse introduced by Dalhousie. So how was doctrine of lapse introduced by Dalhousie affecting or was the cause for revolt? I'm going to explain some of the points. Please listen carefully and do not skip the video, otherwise you will miss some of the points and it will not be my problem, it will be your problem. You will not understood the whole thing and you will be saying that the video was not sufficient, blah blah blah. Nevertheless, starting the doctrine of lapse, all round annexations, abolishing of titles and pensions. Abolishing मतलब आप जान रहे हैं कि किसी भी राजा को उसका टाइटल या पेंशन को रोक दे रहा था। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रूल था या एक्ट था, इसके तहत कुछ कुछ राजा तो एकदम डेड एनिमी हो गए थे इंग्लिश के, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी, फिर नाना साहेब, फिर बहादुर शाह, ये सब डेड एनिमीज़ मतलब कि जानी दुश्मन हो गए थे इंग्लिश के। तो ये सब भी काउस था पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू से। ट्रीटमेंट गिवन टू प्रिंसली स्टेट्स एज यू कैन princely rulers as you can see from the screen, the second cause I have written on the screen. So ये जो ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जा रहा था ये ना काफ़ी सस्पिशियस हो जा रहा था कि अब इन लोग क्या पता नहीं क्या प्लान बना रहे हैं आगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को वो ट्रीटमेंट जो मतलब जैसा उनको हक था, उनके हक के अनुसार उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो प्रिंसली रूलर्स लोग समझ रहे थे कि ये लोग जो है कुछ इधर उधर करने वाले हैं या रूल की तरफ जाने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में क्लास 8 में आप पढ़िएगा तो वहाँ पर भी है एक कि वो लोग ट्रेडर्स से रूलर्स बनने लगे थे। ब्रिटिश के जो लोग थे पहले आए थे ट्रेड करने, लेकिन थोड़ा दिन बाद ही सब इंडियन लोग समझने लगे कि ये लोग रूल करने के हिसाब में लगे हुए हैं। तो खैर ये भी ट्रीटमेंट से भी समझ में आने लगा था और इनसे काफ़ी नाराज़ थे प्रिंसली रूलर्स लोग। फिर और बहुत सारा चीज़ अलग अलग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए और एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। इकोनॉमिक काउजेस देखिए, ऑल द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द कंट्री वेंट इनटू द हैंड ऑफ इंग्लिश, मतलब कि सब कुछ इंग्लिश के हक में हो गया। मतलब अब इंडियन इंडस्ट्री को जो है वैनिश कर दिया गया ऑलमोस्ट, ठीक है। सब इंग्लिश अपना अपना चीज़ डाल रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द कॉन्स्फिकेशन of Jagir by Dalhousie gave a severe blow to the landlords. severe blow मतलब काफ़ी ज़ोर से एक झटका लगता है ना। तो जब जागीर सिस्टम स्टार्ट हुआ तो ये लैंडलॉर्ड को काफ़ी एक धक्का सा लगा, ठीक है, और ये लोग भी काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। मतलब ये क्या होता है कि अचानक से तो कोई रिवॉल्ट होता नहीं है। रिवॉल्ट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं या फिर एटलीस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में आप नाम तो सुने होंगे 1789, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का ये शॉर्ट फॉर्म ही है रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये जो अचानक से नहीं होता, ये अंदर अंदर आदमी घुट घुट के मतलब सहते सहते लेकिन प्लानिंग बनाते बनाते हिम्मत जोड़ते जोड़ते एक अचानक से ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत आप जाने कहीं कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए एक दो, उसी से आपका माइंड तो है थोड़ा डाइवर्टेड हो जाएगा, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला ना आपको। तो देखिए और कुछ मैं दे रहा हूँ जो कि आप सुनना होगा, अब इसीलिए तो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। मैं देख रहा हूँ एवरेज टाइमिंग 4 से 5 मिनट ही जा सक रहा है और हालांकि मैं वीडियोस हमेशा 20 मिनट तक का दे रहा हूँ। अरे यार कम से कम 10 मिनट तो देखो। खैर कोई इसका बात नहीं है, आप लोग अपना समझिए, आपका अपना पढ़ाई, अपना ज़िंदगी, अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में और ये काफ़ी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन माने दबाव, अलग अलग तरीके से भेदभाव होता था ब्रिटिश की तरफ से कि ब्रिटिश जो जजेस थे वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में ही फैसला करते थे। हम लोगों ने पढ़ा भी कि 1883 में जब रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल पास हुआ तो उसमें भी कितना इन लोगों को बहुत ही मतलब
घुटन सा हुआ कि इंडियन जजेस कैसे कोई ब्रिटिश के बारे में जजमेंट कर सकता है, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और ये तो लोग का मेथड था ही जुडिशियल सिस्टम से कि इंडिया को ऑप्रेस करे, इंडियन पीपल को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं स्क्रीन पे, उसका नाम है सोशियो एंड रिलीजियस काउजेस। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट of 1856 modified Hindu customs by which a change of religion did not debar a son from inheriting the property of his father। सब इंग्लिश टर्म्स है, आपको इंग्लिश का माने पता अब मैं करना बताऊंगा, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आप खुद ही पढ़िए और उसका माने समझने की कोशिश करिए कि एक एक्ट निकला जिसका नाम है रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ कि अगर चेंज ऑफ रिलीजन, अगर आप रिलीजन चेंज भी करते हैं तो वो एक बेटा को उसके बाप से प्रॉपर्टी से लेने नहीं देगा या ऐसा कुछ हकदार, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम क्रिएटेड अ सस्पिशन इन द माइंड ऑफ द मासेस। मासेस माने बहुत सारे पीपल को एक साथ मासेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फिजिक्स वाला मास मत लगा दीजिएगा। द टेलीग्राफ वॉज रिगार्डेड एज द अकर्स्ड स्ट्रिंग। अकर्स्ड स्ट्रिंग, कर्स्ड हम लोग जानते हैं कि एक क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, एक गुनाहगार या कर्स्ड स्ट्रिंग है, ठीक है। माफ़ करिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पर स्टक हो जा रहा हूँ, मैं रुकना नहीं चाह रहा हूँ, वीडियो को लॉन्ग में चल रहा हूँ आगे। अकर्स्ड स्ट्रिंग का माने क्या है हिंदी में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, थैंक यू। मिलिट्री काउजेस, the privilege from free postage enjoyed by the sepoys was withdrawn with the passing of Post Office Act of 1854। जो उन लोगों को पोस्टेज स्टैम्प्स का फ्री था, मतलब फ्री में मिल जाता था, या फ्री में उन लोगों को अपने ख़त को इधर उधर भेजने में आसानी होता था, जो पोस्टेज स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ता था, तो उसको अब इन लोग विदड्रॉ कर दिया था, मतलब कि ख़त्म कर दिया उस कानून को जब ये पास किया पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 को, ठीक है। और भी बहुत रीजंस था, जैसे कि डिफीट इन दी फर्स्ट अफगान वार शैटर्ड द इनविंसिबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड इनडायरेक्टली इनकरेज द डिसकंटेंट इंडियन सोल्जर्स टू रिवोल्ट। जो डिफीट हुआ पहला अफगान वार में, ये काफ़ी अंदर का दिखाने लगा कि इंग्लिश क्या चाह रहा है, और ये काफ़ी डिसकंटेंट, मतलब कि पूरा उम्मीद में, मतलब वो इंडियन सोल्जर्स लोग जितना उम्मीद किए थे उनके उम्मीद के बाहर होने लगा था ये इंग्लिश आर्मी, ठीक है। सेपॉयज़ को डिक्लेयर कर दिया गया था अनफिट, ठीक है, फॉर फॉरेन सर्विसेज एंड वे नॉट अलाउड टू रिटायर विद पेंशन। ये भी काफ़ी, मतलब क्या बोला जाए, विदाउट पेंशन, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको विदाउट पेंशन अगर हटा दिया गया तो ये तो अभी भी बहुत ही नहीं माना जाता है, तो उस वक्त भी नहीं माना जा रहा था। लेकिन क्या किया जाए, ब्रिटिश रूल था, तो अंदर ही अंदर ये ख्याल में चल रहा था कि अब हम लोग को रिवोल्ट करना होगा। नेक्स्ट जो रीज़न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट काउज 1856 में द न्यू रॉयल इनफील्ड राइफल ये इंट्रोड्यूस किया गया, पुराना ब्राउन बेस नाम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पुराना जो ओल्ड फैशन मस्केट था जिसका नाम है ब्राउन बेस, इसको हटा के रॉयल इनफील्ड को लाया गया था। इसमें कोई रिवोल्टिंग बात नहीं था, बात आया जब लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लोडिंग मतलब जब हम लोग कोई पुराने ज़माने का गन देखिएगा तो पहले उसको लोड करने में काफ़ी टाइम लगता था, और उसको पहले कार्टेज को मुंह से काटना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको फिल करके फिर आप एम लगा के मारिए, तो काफ़ी लॉन्ग लोडिंग प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस में उन लोगों को पता चल गया कि ये जो ऊपर में एक कैप रहता है ये ग्रीस किया हुआ है। ग्रीस माने कि उसमें ऊपर एक कवर लगा हुआ है, फैट ऑफ काउ एंड पिग। काउ जानते हैं कि हिंदुओं को, मतलब हिंदुओं के वो भगवान टाइप के होते हैं काउ, गाय हमारी माता है कहते हैं वो लोग, तो और पिग जो है हमारे लिए हराम है मुस्लिम लोगों के लिए। तो इसलिए ये जो है ना, ये इशू एजिटेट कर देता है दोनों को, हिंदू को भी और मुस्लिम्स को भी ऑफ इंडिया का। तो ये काफ़ी इमीडिएट काउस था, और इसीलिए इसी रीज़न के हिसाब से बोला गया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने एक बात कहा है, द इंग्लिश हैप्पी इन देयर इग्नोरेंस ऑफ इंडियन फिलोसफी अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न नोशंस ऑफ इनहेरिटेंस लाइक मैरिज एंड सक्सेशन एंड देयर बाय consciously and unconsciously trampled upon the most sensitive portion of Hindu's life।
दिस वाज अ ग्रेट डिग्रेडेशन। ये बता रहे हैं कि ये जो जानबूझ के या जाने अनजाने में ये लोग जो वेस्टर्न नोशन लाए, मतलब वेस्टर्न का कुछ कल्चर जिसमें ये पिग वाला और ये काव वाला बात, तो ये ना ये लोग जानबूझ के या बिना जाने बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन ऑफ हिंदूज लाइफ को ये लोग ट्रैम्पल माने होता है, किसी के ऊपर चढ़ जाना जानबूझ के, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत ही ख़राब चीज़ डिग्रेडेशन टाइप का था, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। ये सब जो हम पहले बोला ये सब काउजेस था। लीडर ऑफ द रिवॉल्ट में इंपॉर्टेंट जो है मैं डिस्कस किया हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। दिल्ली के बहादुर शाह टू, जिनका नाम बहादुर शाह जफ़र है, एंड बख्त खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हज़रत महल एंड मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहेब, वहाँ साहे लिखा हुआ है, बी मेरा मिस हो गया, साहेब होगा, एंड अजीमुल्ला। ग्वालियर से तांतिया तोपे एंड बरेली से खान बहादुर खान। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा भी काफ़ी प्लेस है, जैसे कि हरियाणा से राव तुलाराम, संभलपुर से सुरेंद्र साई, मीरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह, और भी एक दो है जैसे कि मंदसौर से फ़िरोज़ शाह, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जो थोड़ा सा मिस हुआ है मुझे लग रहा है कि फैज़ाबाद थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेता है, मौलवी मोहम्मदुल्ला, बस उसके बाद और बाकी सब मैंने आप लोगों से शायद शेयर किया हूँ। बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आता है। कुंवर सिंह वाला, रानी लक्ष्मीबाई का भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा गूगल से इधर उधर किया हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे मेजर इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट का बताना था तो वो मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। सेपॉयज़ ऑफ द 19th इन्फेंट्री एट बैरामपुर रिफ्यूज़ टू प्रैक्टिस, राइफल प्रैक्टिस को छोड़ दिया। 25 फरवरी से ये चीज़ स्टार्ट हुआ 1857 का। फिर जो है बैरकपुर में बंगाल में मंगल पांडे जो है 2 ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन बढ़ जाता है। मंगल पांडे एक ब्राह्मण से पोए रहते हैं और इनको ये बहुत ही बुरा लगता है कि वो एक धर्म के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो गोली मार देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं 31 को इन्फेंट्री डिसबैंडेड हो गया, मतलब उन लोगों को रोक दिया गया। फिर 8 अप्रैल काफ़ी इम्पोर्टेंट 1857 का, मंगल पांडे को इसी दिन हैंग कर दिया गया था, मतलब फांसी में चढ़ा दिया गया था बैरकपुर में। 24 अप्रैल को देखिए, आप इवेंट्स खुद ही पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा उतना बोलने नहीं चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हैं। अगर स्क्रीन को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। लास्ट का इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए 13 मई जो दिखाई दे रहा है, बहादुर शाह पार्ट 2 को मुग़ल एम्परर बना दिया जाता है, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को, सॉरी। नेक्स्ट जो है आप देख रहे हो ऊपर से आ रहा है 22 को पेशावर गैरिसन डिसआर्म्ड हुआ। फिर वो लोग भी अटैक करने लगे। उन लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट जनरल्स के वजह से ही अभी जो मतलब 1857 में ये जो वापस आया, तो इनका मैक्सिमम क्रेडिट जो जाता है वो है ओटरम, हग रोज़, लॉरेंस, एडवर्ड्स, हैवलॉक, कॉलिन कैम्बेल। इन लोगों के अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ था। यही चीज़ के बारे में बोला जाता है कि इंग्लिश इसीलिए फॉर्चुनेट था कि इन लोगों का जैसा इन लोगों के पास एक जनरल्स था, ठीक है। वरना झांसी की रानी को हग रोज़ जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है कि ही वॉज द ओनली मैन इन दी होल रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब कि काफ़ी एक लड़की होने के बावजूद वो काफ़ी लड़ाई करती हैं और काफ़ी बहादुरी से लड़ाई करती हैं, इसकी वजह से वो कोट देता है हग रोज़ उनको, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखिए, ये भी एक इवेंट का ही गो थ्रू चल रहा है कि अब बख्त खान अराइवल हो गए 2 जुलाई में, दिल्ली में आ गए। फिर सेंट लॉरेंट डाई हो गया, मर गया है लखनऊ में, ठीक है। 1857 का ही सब चल रहा है। मैक्सिमम इवेंट जो है आपका अप्रैल तक का गया है 1859 तक का, जब 1859 में लास्ट अप्रैल में तांतिया तोपे को कैप्चर कर दिया गया और वो फांसी के फंदे में चढ़ गए। बस यही लास्ट इवेंट हुआ था।
ठीक है। और उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अर्राह बिहार का एक जगह है, 30 जुलाई तो लिखा हुआ है। फर्स्ट रिलीफ ऑफ अर्राह फेल्स, मतलब अर्राह बिहार का एरिया को बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी कुंवर सिंह के बारे में ये भी आता है कि मतलब क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ द रीजन अर्राह, तो अर्राह बिहार में है, कुंवर सिंह ही आंसर होता है। तो घबराइएगा मत, अर्राह बिहार में है। और एक दो पुराना नाम भी देख लीजिएगा किसी जगह का। 31 जुलाई में लॉर्ड केनिंग इशू करता है कंट्रोवर्शियल क्लेमेंसी रेजोल्यूशन, और ये बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। और उसके बाद फिर ये जो तमाम चीज़ होने के बाद अब क्या होता है कि अब बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस कैसा होता है, चेंजेस ये होता है कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन हम लोग पढ़ते हैं 1858 में। जैसे ही ये एंड होता है उसमें ही अपने आप को बोल देती हैं कि ये एम्प्रेस बन जाएंगी, इंडिया की एम्प्रेस हो जाएंगी, और वो जो डिसीजन लेंगी उसको कैरी आउट करेगा वाइसरॉय। ये वाइसरॉय वाला शिप आ जाता है, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय बनाया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग जो रहते हैं वो लास्ट गवर्नर जनरल भी है और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी है। इन्हीं के टाइम पे ये सब हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स दिया हुआ है, सितंबर तक का चला गया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे लिख लिया हूँ। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैम्बेल कानपुर आया, फिर ज्वाइन किया, ये सब तांतिया, तो फिर थर्ड बैटल ऑफ कानपुर पे डिफीटेड हो गया। अब जो है मेन रीज़न देखिए, काउजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। अब फेलियर हुआ क्या है, क्यों, मतलब कोई रीज़न तो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू मैं लिखा हूँ। द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर मंथ्स बट इट ब्रोक बिफोर द ड्यू डेट। इट वॉज़ नॉट वाइड स्प्रेड, मतलब वो फैले ही नहीं था। बात को फैलना पड़ता है ना कि भाई अब रिवॉल्ट होने वाला, हम लोग अंग्रेज़ के ऊपर रिवॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो है प्री प्लान जो है अटैक हुआ मंगल पांडे के थ्रू, तो ये मंगल पांडे का जो अटैक हुआ, जो ये रिफ्यूज़ किए कि कार्टेज नहीं यूज़ करेंगे और फिर अटैक कर दिया एडजेडेंट के ऊपर, तो ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेलियर ऑफ रिवॉल्ट माना जाता है काउज। देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रिबल्स, कोई यूनिटी नहीं था, कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था। इट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। गोरखाज हेल्प द ब्रिटिश टू सेपरेट द रिवॉल्ट। सोचिए गोरखाज लोग क्या पागल हो गया था, इंडिया को नहीं हेल्प करके, अपने इंडियन पीपल को नहीं हेल्प करके, ब्रिटिश को और रिवॉल्ट को रोकने के लिए हेल्प कर रहे थे। यही सब भी बहुत सारे रीज़न है कि जब रिवॉल्ट हुआ तो खाली बस एक दो एरिया ही के ये लोग उस रिवॉल्ट में हिस्सा लिए, बाकी सब अब खामोश में ही रह गए। और ये फिर खामोशी का नतीजा ये हुआ कि 200 साल हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए इंग्लिश। द रेबल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये तो खैर है ही है, ये तो एक्स्ट्रा लोगों के पास पॉइंट है कि काफ़ी अच्छे मशीन्स एंड मशीनरी थे उन लोगों के पास, जिसकी वजह से हमारा कोई मैच नहीं था। हम लोग तलवार से लड़ने वाले, वो लोगों के पास कैनन था, और हम लोग जानते हैं बाबर के टाइम पे ही कैनन वगैरह आ गया था, तो उससे तो और हाई फाई कैनन आ गया होगा ब्रिटिश के पास। द लीडरशिप वॉज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गिव डायरेक्शंस टू द रेबल्स। मोर ओवर द ब्रिटिश गॉट टाइमली हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1853 में आपका ये टेलीग्राफ लाइन जो बन जाता है ना, उसके वजह से ही काफ़ी न्यूज़ इधर उधर फैल जाता है कि ये लोग रिवॉल्ट करने वाले हैं। आप पढ़िएगा अगर कभी कृष्णा रेड्डी को रीडिंग, तो मैं जैसे पढ़ा हूँ इसमें से ये मैं पढ़ा हूँ कि टेलीग्राफ लाइन की वजह से ही, और इसी को इसीलिए इंडियन पीपल लोग अकर्स्ड स्ट्रिंग इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग के ज़रिए से जो इधर उधर सब बात चला गया कि हाँ यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ है बैरकपुर में, और भी वहाँ पर भी आप लोग के एरिया में भी इन्फेंट्री में हो सकता है। जब ये बात फैल गया तो वो ब्रिटिश लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट काउजेस हो गया फेलियर ऑफ रिवॉल्ट के लिए। और ये कुछ हिस्टोरियंस ने अलग अलग अपने अंदाज में कुछ कहा, जैसे कि आरसी मजूमदार काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, वो बोलते हैं इट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर अनदर इम्पॉर्टेंट, ये बोलते हैं कि अ प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। प्रोफेसर स्टैनली वॉलपोर्ट ये बोलते हैं कि इट वाज मोर दैन अ म्यूटिनी येट मच लेस दैन अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये काफ़ी म्यूटिनी से तो ज़्यादा बड़ा था, लेकिन एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास नहीं था।
कार्ल मार्क्स हम लोग जानते हैं, जर्मनी के काफ़ी जाने माने हिस्टोरियन है। वो बोलते हैं कि द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर एंड द पीजेंट्स हम लोग बोलते हैं जैसे गांव वाले, मतलब फार्मर्स वगैरह को। अब इसी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एक अलग नाम से भी बोला जाता है, सेपॉय म्यूटिनी। ठीक है, तो ये सेपॉय म्यूटिनी भी है। और सेपॉय म्यूटिनी के बाद ही 1858 में आपका एक वाइट म्यूटिनी भी काफ़ी फेमस हुआ है, तो मैं इसको भी डाल दिया हूँ। जैसे ही ख़त्म हुआ है 1858 में मीरठ और इलाहाबाद में, यूरोपियंस अपने ऊपर में, मतलब ये चीज़ एक इंस्पिरेशन हो गया। अब जब भी किसी को रिवॉल्ट करने का रहा तो इसी से इंस्पिरेशन ले लिए। अब देखिए, यूरोपियन सोल्जर्स अपने ही में ही लड़ने लगे मीरठ और इलाहाबाद में। दे वर अपोज टू ट्रांसफ़र दिस सर्विसेज फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। जब उनको बोला गया कि आप अपने सर्विसेज को कंपनी से अब क्राउन, क्योंकि एम्प्रेस बन गई हैं वो क्वीन एलिजाबेथ, तो ये लोग बोले कि हम लोग को भाई सैलरी ज़्यादा चाहिए। और इसके बाद ये 10,000 वर्ड के बाद मैं नहीं लिख पाया, मतलब जहाँ से मैं कॉपी किया हूँ वहाँ पर नहीं लिख पाया, क्योंकि नेक्स्ट पेज में था, मैं फिर एक और स्लाइड नहीं बढ़ाना चाह रहा था। तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आप बॉन्डेज रहें कि हाँ आपको सुनना है पूरा बात। तो वाइट म्यूटिनी जो है वो क्या हुआ कि 10,000 पीपल या 10,000 यूरोपियन सोल्जर्स ऑप्टेड टू लीव द आर्मी विच वाज ग्रांटेड। समझे कि 10,000 आदमी जो यूरोपियन सोल्जर्स था वो बोला कि नहीं भाई अब हम लोग आर्मी छोड़ देंगे, अगर हम लोग को सैलरी हाई नहीं हुआ तो फिर हमारा रहने का कोई मकसद ही नहीं बन रहा है। तो ये वाइट म्यूटिनी थोड़ा बहुत सफल हुआ। इसके बाद भी बहुत सारा खासी अपराइजिंग, संथल रेबेलियन, खून अपराइजिंग, ये सब हुआ। इसमें से संथल रेबेलियन का हम लोग जानते हैं कि किसी किसी का, सबका लीडर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मैं लीडर्स के बारे में पूरा एक बार और कुछ पॉइंट्स अगर निकलेगा तो अनदर रेवोल्यूशंस का, इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस का कुछ पॉइंट्स मैं बना के एक वीडियो में शॉर्ट नोट्स में दे दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।